हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला पर्यवेक्षक तैयारी के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम प्रैक्टिस सेट 19 करने वाले हैं और ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें कुछ आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा तो टफ़ क्वालिटी के हैं और जो अलग अलग जगहों से मैंने इनको कलेक्ट किया, जैसे कि नर्सिंग एग्ज़ाम हुआ, ANM GNM हुआ, वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं वहाँ के एग्ज़ाम से। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम शिफ्ट में होना है, तो ये क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि धात्री माँ को कितने दिनों तक, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ, धात्री माँ को कितने दिनों तक दुग्ध स्नमन प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है। प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में मतलब क्या होगा कि मतलब उसको कोई गर्भ निरोधक गोली खाना नहीं पड़ता। उसका जो दुग्ध स्नाव है, मतलब माता के स्तन में अगर दूध आता है तो वो ऑटोमेटिकली एक गर्भ निरोध होता है। तो कितने दिनों तक माँ के स्तन में दूध आता है और वो जो दूध होता है वो गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है। 42 दिन, 56 दिन, 90 दिन या 80 दिन। तो धात्री माँ में 90 दिन तक, धात्री माँ में 90 दिन तक दुग्ध स्नावन जो होता है वो प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है। धात्री माँ क्या होती है? जो स्तनपान कराने वाली महिला होती है। ये जो दुग्ध स्नावन होता है इसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। इसको बोला जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, या इसको एमेनोरिया होते हैं। इसको एमेनोरिया को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अनार्तव। अनार्तव या एमेनोरिया का मतलब होता है महिला का मासिक धर्म ना आना। महिला का मासिक धर्म ना आने को क्या बोलते हैं? एमेनोरिया बोलते हैं। और जब वो जो स्तनपान कराने वाली महिला में अगर वो पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये हो रहा है कि वो उसके प्राकृतिक रूप से उसका गर्भ निरोध हो रहा है। वो दोबारा से माँ बनने के लिए अभी तैयार नहीं होगी, शारीरिक रूप से अभी वो तैयार नहीं होगी। तो वो उसके लिए उसको दोबारा माँ बनने से रोकने के लिए उसको कोई टैबलेट नहीं लेना पड़ता है। ये जो दुग्ध का स्नवन हो रहा है यही उसके लिए गर्भ निरोधक का काम करता है। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक, मतलब 3 महीने तक। 3 महीने तक जब बच्चा होता है तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ये जो दूध होता है ये प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में या लैक्टेशनल एमेनोरिया के रूप में काम करता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में होने वाले अनार्तव को लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। अनार्तव मतलब क्या होता है? महिलाओं का जो पीरियड्स है वो ना आना। महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो नहीं आते हैं। अब पीरियड्स नहीं आ रहे तो अब क्या समझेंगे उसको कि महिला क्या दोबारा गर्भवती तो नहीं हो गई है? लेकिन नहीं, अगर 90 दिन तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसको लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। वो एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक है। उसके बाद अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि महिला दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाए। यह एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर जो होता है बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर बढ़ने का मतलब क्या होता है कि दुग्ध का ज़्यादा स्नावित होना, जिससे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्नाव कम हो जाता है। ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है ये क्या होता है? ये जो महिलाओं के अंदर अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अगर अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा तो महिला के अंडे नहीं बनेंगे। अंडे नहीं बनेंगे तो वो माता कैसे बनेगी? तो यही एक कारण होता है कि महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर ज़्यादा हो जाता है, जिससे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्तर क्या हो जाता है? कम होता है और अंडोत्सर्ग नहीं होता। इसी वजह से स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पीरियड्स नहीं आते और ना ही स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग का मतलब ना ही उनमें रक्त के थप्पे या थक्के दिखाई देते हैं। ये इसका एक मेन कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक पूर्णतः प्राकृतिक उपाय होता है। इससे शिशु को भी पूरा पोषण मिलता है और माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक लगाव भी गहरा हो जाता है। क्या होता है? माँ और बच्चे के बीच भी, क्योंकि माँ कोई दूसरा बच्चे की अगर आने का वो हो जाता है तो माँ और बच्चे के बीच लगाव उतना रह नहीं पाता। और जो लैक्टिक हार्मोन होता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये भी एक माँ के और बच्चे के प्रति लगाव पैदा करता है। तो ये क्या होता है?
ये क्वेश्चन याद रखना। धात्री माँ में कितने दिनों तक दुग्ध स्नान प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है? 90 दिन तक। इसके अलावा ये भी याद रखना, लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? ये लैक्टेशनल एमिनोरिया कितने दिन तक होता है? 90 दिन तक होता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पीरियड्स ना आना या आर्तव चक्र या आर्तव साइकिल कंप्लीट ना होना, उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौखिक गर्भ निरोधक सहेली के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, सहेली की ये जो सहेली है ये गर्भ निरोधक गोली है। बहुत छोटे से आप टीवी में देख रहे होंगे कि सहेली गर्भ निरोधक गोली के बारे में आता रहता है। ये जो सहेली गर्भ निरोधक गोली है ये विश्व की पहली एक ऐसी गोली है जो नॉन स्टेरॉइड है। जो क्या है? नॉन स्टेरॉइड है। ये पहली एक ऐसी गर्भ निरोधक गोली है। कोई भी गर्भ निरोधक गोली होती है वो एस्ट्रोजन से और प्रोजेस्टेरोन से मिलकर बनी होती है। गर्भ निरोधक गोली को किससे मिलकर बनाया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब मिल जाते हैं तो वो गर्भ निरोधक गोली बन जाती है, क्योंकि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो गर्भ का निरोध करते हैं। गर्भ निरोधक गोली में यदि स्टेरॉइड हो जाता है तो वो धमनियों में की सघनता को बढ़ा देता है, जो कि ख़तरनाक होता है महिलाओं के लिए। इसलिए गर्भ निरोधक गोली अगर स्टेरॉइड वाली ना हो तो वो ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए सहेली की, तो सहेली और जो बाकी जितनी भी गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं वो स्टेरॉइड होती है, लेकिन ये सहेली जो गोली है, गर्भ निरोधक गोली जो सहेली है वो स्टेरॉइड नहीं है। दुनिया की ऐसी पहली, विश्व की पहली और एकमात्र गैर स्टेरॉइडल गोली है ये, और इसके बहुत ही कम दुष्प्रभाव हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है कि ये स्टेरॉइडल है, तो यही आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेरॉइडल नहीं है। किसी भी टैबलेट, कोई भी टैबलेट अगर स्टेरॉइड वाली होती है तो आपके शरीर को घातक होती है। जनरली जो एंटीबायोटिक आप दर्द के इलाज के लिए, सूजन को कम करने के लिए आप एंटीबायोटिक खाते हो तो उसमें स्टेरॉइड होते हैं, जो कि शरीर में ब्लड संचरण में, गतिविधियों में समस्या पैदा कर सकते हैं। तो सहेली क्या है? सहेली एक मौखिक गर्भ निरोधक गोली है जो कि नॉन स्टेरॉइड है। जो कि क्या है? नॉन स्टेरॉइड है, ये स्टेरॉइड नहीं है, ये याद रखना। स्टेरॉइड वाली चीज़ खराब, इसलिए जो सहेली गर्भ निरोधक गोली है उसको सबसे सुरक्षित गोली बोला जाता है। ये महिलाओं द्वारा ली जाती है, बिल्कुल सही है। इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये भी सही है। ये स्टेरॉइडल है, ये गलत है, क्योंकि ये स्टेरॉइडल नहीं है, याद रखना। और ये सप्ताह में एक बार ली जाती है, याद रखना। ये कब ली जाती है? स्टेरॉइड, ये सहेली जो गोली है सप्ताह में एक बार ली जाती है, और इसका जो मूल्य है वो भी कम ही होता है। और सबसे मेन बात, इसे भारत में CSIR जो भारतीय आयुर्वेद संस्थान है और CDRI जो कि औषधि रिसर्च संस्थान है लखनऊ में, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। लखनऊ के जो औषधीय संस्थान है वहाँ पर इसको तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पे इसको तैयार किया जाता है? तो लखनऊ में CSIR CDIR है, वहाँ पर CDRI है, वहाँ पे इसको तैयार किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। और क्या होता है? इसको वीक में एक बार लिया जाता है। क्या होता है? सप्ताह में एक बार लिया जाता है, और ये गर्भ को निरोध करने का काम करती है। ये अगर महिलाएं खाती हैं वीकली तो फिर उनमें गर्भ नहीं चढ़ता है, गर्भ नहीं बैठता है। अगला क्वेश्चन है, डायफ्राम महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक गर्भ निरोधक उपकरण है। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। डायफ्राम क्या है? महिलाएं इसको इस्तेमाल करती हैं और महिलाओं को इस्तेमाल करने वाला एक गर्भ निरोधक उपकरण है। इसके लिए आपको सही विकल्प चुनना है। इसे गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? बिल्कुल नहीं, इसे गर्भाशय में प्रविष्ट नहीं कराया जाता। इसे ग्रीवा क्षेत्र को ढकने में रखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये जो डायफ्राम होता है, जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, ग्रीवा का आपने सुना होगा, जब प्रसव अवस्था होती है तो ग्रीवा 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। ग्रीवा को गर्दन बोलते हैं। गर्भाशय की गर्दन को ग्रीवा बोला जाता है। जब ये 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है तभी किसी बच्चे
का जन्म होता है। तो जो गर्भाशय की ग्रीवा में, ग्रीवा को ढकने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय की जो ग्रीवा है या गर्भाशय की जो गर्दन है उसको ढकने के लिए ही डायफ्राम का उपयोग किया जाता है। ये शुक्राणु प्रवेश के लिए भौतिक बाधाओं के रूप में काम करते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। दूसरा, ग्रीवा ढक जाएगी, अब ग्रीवा ही ढक गई तो शुक्राणु अंदर जा ही नहीं पाएंगे, महिला के अंदर शुक्राणु जा ही नहीं पाएंगे। ये शुक्राणुनाशक एजेंट के रूप में काम करता है, ये चौथा गलत हो जाएगा, ये एजेंट के रूप में काम नहीं करता है। दूसरा और तीसरा इसका उत्तर सही हो जाएगा। डायफ्राम क्या करते हैं? ग्रीवा क्षेत्र को ढकने में प्रयोग करते हैं और शुक्राणु के प्रवेश के लिए भौतिक बाधाओं के रूप में काम करते हैं। डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम ग्रीवा क्षेत्र को ढकने का काम करता है और शुक्राणु प्रवेश के लिए भौतिक बाधाओं के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, लखनऊ के CDRI में महिलाओं के लिए विकसित मौखिक गर्भ निरोधक गोली कौन सी है? CDRI का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो उसका फुल फॉर्म होता है CDRI का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लखनऊ में। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो सहेली टैबलेट है, जो कि नॉन स्टेरॉइड टैबलेट है और सबसे सुरक्षित टैबलेट है गर्भ निरोधक में, इसको कौन बनाता है? इसको CDRI औषधि संस्थान जिसको बोलते हैं, ये लखनऊ में है, ये इसको बनाता है। साथ में CSIR इसकी हेल्प करता है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहेली। क्या हो जाएगा? सहेली। लखनऊ के CDRI में महिलाओं के लिए विकसित मौखिक गर्भ निरोधक गोली कौन सी है? सहेली। कॉर्टिसोल की बात करें तो इसको तनाव हार्मोन बोला जाता है। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल क्या है? एक तनाव हार्मोन है। क्या है? तनाव। आपने देखा होगा जो महिलाएं एकदम से मोटी हो जाती हैं, कोई पुरुष अचानक से मोटे हो जाते हैं तो कभी कभी बोला यार खा खा के मोटी हो गई है, बेचारी खा के हुई ही नहीं हो मोटी, टेंशन में मोटी हुई हो, फिर भी बोला जाता है खाने से हो गई है। क्या होता है? जब शरीर में बहुत ज़्यादा कार्टिसोल हार्मोन का स्रावन होता है, जब कार्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है तो मोटापा बढ़ जाता है। और कार्टिसोल हार्मोन कब निकलता है? आप किसी बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठे हो, जितने देर आप तनाव में बैठे रहोगे ना, उतने ही ज़्यादा आपके शरीर से कार्टिसोल हार्मोन निकलेगा। जितने ज़्यादा आप तनाव में बैठे होगे उतना ही ज़्यादा कार्टिसोल हार्मोन का सीक्रेशन होगा। तनाव कार्टिसोल हार्मोन को बढ़ावा देता है और कार्टिसोल हार्मोन मोटापे को बढ़ावा देता है। याद रखना, ये कार्टिसोल हार्मोन जब BP बढ़ता है ना तो यही इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, जो अटैक का कारण भी बनता है, ये सारा का सारा ये कार्टिसोल हार्मोन का ही कारण होता है। यदि शरीर में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है मतलब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं। कार्टिसोल हार्मोन के कारण ही मोटापा भी बढ़ जाता है। कार्टिसोल हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेशन होता है तो मोटापा और बढ़ता है। मोटा व्यक्ति और मोटापे की भी टेंशन ले तो उसका मोटापा और ही बढ़ेगा। तो कार्टिसोल हार्मोन इन सब का कारण होता है ना। और बाकी सहेली कौन है? सहेली CDRI द्वारा बनी एक गर्भ निरोधक टैबलेट है जो कि नॉन स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड टैबलेट नहीं है। कैसी है? नॉन स्टेरॉइड है। मल्टीलोड 375 की क्रियाविधि क्या है? ये मल्टीलोड 375 क्या है? ये गर्भ निरोधक है या गर्भावस्था को रोकने का एक साधन है या जन्म नियंत्रण का एक साधन है। ये क्या करता है? मल्टीलोड जो होता है वो क्या काम करता है, क्यों ये लाया गया है? तो ये जो शुक्राणु होते हैं उनकी गतिशीलता को कम करता है। शुक्राणु कहाँ से सीक्रेट होते हैं? मैंने आपको बताया था कि मानव के शुक्राशय में एक लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। लीडिंग, मानव मतलब आदमी, ये लीडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? मानव के शुक्राशय में या मनुष्य के शुक्राशय में पाई जाती हैं लीडिंग कोशिकाएं। ये लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो शुक्राणु का स्रावन करती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है
कौन निम्न में से कौन शुक्राणु का सीक्रेशन करता है या स्नावन करता है? तो यही लीडिंग कोशिकाएं शुक्राणु का स्नावन करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं? शुक्राणु का स्नावन करती हैं। मल्टीलोड जो 375 है वो ये गर्भावस्था को रोकने का एक साधन होता है। निषेचन और गर्भावस्था को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों को गर्भ निरोधक कहा जाता है। मल्टीलोड क्या करता है? यह एक कापर रिलीजिंग मल्टीलोड 375 क्या है? ये कापर रिलीजिंग आईयूडी है। क्या है? कापर रिलीजिंग आईयूडी है। आईयूडी क्या होता है? जो कि अंदर फिट किया जाता है। क्या होता है? जो कि अंदर फिट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जो अंदर क्या होता है? यूटेराइन के अंदर फिट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसको बोला जाता है। ये स्मॉल एक प्लास्टिक के साइज़ का एक टी आकार का होता है जो कि जन्म को कंट्रोल करता है। ये जो मल्टीलोड 375 है इसको कापर रिलीजिंग आईयूडी बोलते हैं। गर्भावस्था को रोकने में इसका तरीका क्या है कि महिला प्रजनन पथ के अंदर शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। ये क्या करते हैं? महिला के अंदर ये टी शेप का मल्टीलोड 375 फिट कर दिया जाता है। पुरुष का शुक्राणु यदि महिला के अंदर प्रवेश करता है तो ये उसकी गतिशीलता को रोक देता है और ये अंदर नहीं जा पाता है और महिला के अंडाणु से मिक्स नहीं हो पाता है। इसके कारण शुक्राणु डिंबवाही नलिका तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि अगर डिंबवाही नलिका, ये जो डिंबवाही नलिका है यहाँ जहाँ पर निषेचन होता है, इसी डिंबवाही नलिका में ही अंदर पहुंचकर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। अब अगर शुक्राणु डिंबवाहिनी नलिका में ही नहीं पहुंचेंगे तो कैसे? तो गर्भधारण होगा ही नहीं। गर्भ जो बनता है वो डिंबवाहिनी नलिका या निषेचन नलिका में ही बनता है। अब जब अंडाणु उसमें पहुंचेंगे ही नहीं डिंबवाहिनी नलिका में, शुक्राणु पहुंचेंगे ही नहीं डिंबवाहिनी नलिका में, अंडाणु तो रहते ही हैं, शुक्राणु नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसको रोकने के लिए हमने मल्टीलोड 375 लगा दिया है। तो शुक्राणु जब पहुंचेंगे नहीं तो गर्भधारण होगा ही नहीं, है ना। तो ये याद रखना, मल्टीलोड 375 की क्या क्रियाविधि है, क्या काम करता है? ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। मल्टीलोड 375 के क्या काम है? ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। ये महिला का जो गर्भाशय है उस पर वहाँ पर एक टी शेप का आईयूडी लगा दिया जाता है। आईयूडी मतलब क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है जो कि यूटेरस में लगाया जाता है, इसलिए इसको यूटेरस के अंदर लगाया जाता है, इसलिए इसको इंट्रा यूटेराइन बोलते हैं। और ये कापर रिलीजिंग आईयूडी है जो कि कापर को रिलीज़ करता है, जो कि शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। महिला के प्रजनन पथ के अंदर इसको लगा दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है? जो शुक्राणु होते हैं वो डिंबवाहिनी नलिका में नहीं पहुँच पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है और गर्भधारण क्या होता है? गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो मल्टीलोड क्रियाविधि क्या है? किस प्रकार की क्रियाविधि है? ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम करने वाली क्रियाविधि है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको कॉपर रिलीजिंग आईयूडी भी बोलते हैं। पूछा जाता है कि मल्टीलोड 375 क्या है, तो आपसे यहाँ कॉपर की जगह जिंक भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको याद रखना है ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। आईयूडी क्या होता है? आईयूडी की मैंने बताया, यू का मतलब होता है यहाँ पे यूटेरस। यूटेरस को क्या बोलते हैं हम? गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय के अंदर को क्या बोलते हैं अपन? इंट्रा बोलते हैं, इसलिए इसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड ये देखिए, हमारे महिला सुपरवाइज़र का कॉम्बो पैकेज, बहुत शानदार तैयारी आपको ग्रुप में करा रही हूँ। जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे, जिन्होंने हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया होगा या जिन्होंने हमारे नोट्स लिए होंगे, उनको हमारा ये ऑनलाइन कॉम्बो मिला होगा। बुक्स तो आपको दे दी जाती हैं, बुक्स आपको पढ़ना है। अगर आपको हार्ड कॉपी से पढ़ने की आदत है तो आप हमारी बुक्स भी मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको बुक्स के साथ साथ डेली टेस्ट भी देना है। डेली हम ग्रुप में तैयारी करा रहे हैं। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है ग्रुप में वो किशोर न्याय
न्याय अधिनियम करवा रही हूँ। किशोर न्याय अधिनियम की 112 धाराएं हैं, 10 अध्याय हैं और सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से 5-7 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये 5-7 क्वेश्चन आपने स्किप किए मतलब आपका सुपरवाइज़र आपने एग्ज़ाम ही स्किप कर दिया, आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको हर अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़ना है और हम बहुत ईजीली तरीके से हर धाराएँ याद करवा रहे हैं ट्रिक द्वारा। हर फैक्ट समझा के हमारे जो लेक्चर रहते हैं वो ऑडियो फॉर्म में रहते हैं, चित्रों द्वारा रहते हैं, ट्रिक द्वारा रहते हैं। हमारा एक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जैसा कि और दूसरे चैनलों पे होता है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक क्लासेस होती हैं, एक कोई टाइम दे दिया जाता है वीडियो। हमारा कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है, हमारा अनिश्चित समय। हम कभी भी आपको पढ़ाते हैं और कितना भी पढ़ा सकते हैं। हमारा एक ही टाइम नहीं कि हमने आपको 1 घंटा या 2 घंटे ही पढ़ाना है। हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे पूरे टाइम तैयारी होती है। इसके अलावा आप अगर हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी बुक्स मंगवा सकते हैं। केवल आपको ऑनलाइन पढ़ना है, डेली टेस्ट देना है। डेली टेस्ट केवल हमारा ही एक ऐसा चैनल है जीके विद आकांक्षा जहाँ डेली टेस्ट होते हैं, रोज तैयारी कराई जाती है और फिर टेस्ट लिए जाते हैं। रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। उससे आप खुद को आँक पाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ऑनलाइन कॉम्बो के बारे में बता देती हूँ। ऑनलाइन कॉम्बो में आपको क्या मिलना है। ऑनलाइन तैयारी, टॉपिक वाइज, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, डेली पीडीएफ दी जाएगी। हर टॉपिक की तैयार करके आपको इजी लैंग्वेज में पीडीएफ दी जाएगी संपूर्ण टॉपिक की। ट्रिक द्वारा आंसर याद कराया जाएगा। ऑडियो लेक्चर होंगे, हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। 1000 सीडीपी के एमसीक्यू होंगे। 11,001 सुपरवाइज़र के क्वेश्चन रहेंगे, 500 प्लस योजना रहेंगी, 1000 प्लस आईसीएमआर के एमसीक्यू रहेंगे। आईसीएमआर के 2 वीडियो आपको एमसीक्यू के मैंने चैनल पर भी पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर, वो भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। बहुत सारी बीमारियां भी मैंने करवा दी हैं, वो भी देख लीजिएगा। इसकी केवल अगर आप ऑनलाइन कॉम्बो लेते हैं तो उसका चार्ज 799 है। अगर 7 हार्ड कॉपी भी साथ में लेते हैं, 7 हार्ड कॉपीज़ आती हैं जिसमें एक प्रैक्टिस सेट रहता है, एक वन लाइनर रहता है और 5 थ्योरी बुक रहती हैं। इस पूरे का चार्ज 1599 है प्लस 100 कोरियर होता है जिसमें 5 थ्योरी बुक, 1 एमसीक्यू बुक, 1 वन लाइनर बुक रहती है। अधिनियम, धाराएं, ट्रिक ये सारा आपको याद करवाया जाएगा ट्रिक द्वारा। गणित, कंप्यूटर, तर्क शक्ति ये भी ट्रिक द्वारा करवाई जाएगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हमारा ये कॉम्बो। फ्री डेली टेस्ट लगाइए, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए। आपको और कहीं कुछ के लिए नहीं जाना, सारा कुछ हम यहीं पे करवा रहे हैं। डेली टेस्ट भी आपको इसी चार्ज में, इसी रेट में आपको ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल रही है, ऑनलाइन सारे टॉपिक भी मिल रहे हैं। एक हार्ड कॉपी बुक्स में इतना पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होता है, कोई भी पब्लिशर हो कि वो सारा कुछ एक बुक्स में दे दे। लेकिन हाँ, वो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप मांग करेंगे, एमसीक्यू जितना ज़्यादा आप लगाएंगे एक टॉपिक की, उतना ज़्यादा प्रश्न बनते जाते हैं। तो इसलिए ही हमने डेली टेस्ट का टारगेट रखा है। डेली टॉपिक दिया जाएगा, डेली टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि अभी किशोर न्याय अधिनियम चल रहा है, किशोर न्याय अधिनियम हम पढ़ा रहे हैं और उसका टेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि किशोर न्याय अधिनियम में 27 परिभाषाएं हैं जो कि नया अपडेट हुआ है 2022 का। फिर उसके अंतर्गत क्या क्या है, कितने सारे फैक्ट उसके अंदर हैं, ये सारे हम आपको समझाएंगे और फिर उसका टेस्ट लेंगे। ऐसे ही सारे फैक्ट कवर करवाए जाएंगे, जितने भी अधिनियम है वो करवाए जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 6260190944। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलना है मैम हमको टेस्ट सीरीज़ या हमें ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना है। एक व्हाट्सअप और 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे। एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं और एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा जहाँ पर हम पूरा 24/7 तैयारी कराते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी बुक लेना चाहते हैं, आप घर पे भी बुक्स मंगवाना चाहते हैं साथ में ऑनलाइन के साथ, तो इसका चार्ज है 1599। एक बार अगर आपने ऑनलाइन ले लिया तो फिर अगर आपको हार्ड कॉपी मंगवाना है तो आपको पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा। आपको एक ही बार में सोचना है कि आपको हार्ड लेना है या आपको ऑनलाइन पैकेज लेना है। ठीक है, तो जो भी हो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा जैसा भी आपको लेना है। बहुत ही जादुई ये मैजिक आपके लिए है जो आपको सुपरवाइज़र में सक्सेस दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो 799, अगर आप हार्ड नहीं लेना चाहते तो 799 वाला भी पैकेज हमारा ले सकते हैं, वहाँ भी आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जन्म नियंत्रण की रोध विधि नहीं है? वॉल्ट, डायफ्राम, बंधीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण की एक रोध बैरियर विधि नहीं है? देखो एक सेकेंड,
देखो रोध का मतलब क्या होता है, रोध का मतलब होता है रुकावट, मतलब थोड़े समय के लिए रोकना, फिर परमानेंट नहीं रोकना। तो अगर हम बाल्ट देखेंगे तो ये थोड़े समय के लिए जो है गर्भ निरोध का काम करता है। डायफ्राम भी अभी हमने पढ़ा है कि महिलाओं की में गर्भाशय में लगा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो बंध्यकरण होता है, बंध्यकरण क्या होता है, ये शल्य चिकित्सा होती है, मतलब ऑपरेशन द्वारा परमानेंटली गर्भ निरोध करना, मतलब ऑपरेशन द्वारा परमानेंटली गर्भ को पूरी तरह से रोकना, ये बंध्यकरण का मतलब होता है। जन्म नियंत्रण के संबंध में बंध्यकरण गर्भ निरोधक की शल्य क्रिया विधि को बताता है। यह एक अंतिम विधि होती है और ये अपरिवर्तनीय होती है, मतलब एक बार शल्य चिकित्सा हो गई है तो आप बंध जाएंगे, आप कभी भी फिर माँ नहीं बन पाएंगे, या अगर पुरुष इसको कराएगा तो वो कभी पिता नहीं बन पाएगा। ये एक परमानेंटली गर्भ निरोधक है। इसको यह एक रोध विधि या बैरियर विधि वो होती है जो कुछ समय के लिए गर्भ को रोकती है। लेकिन ये बंध्यकरण जो होता है, ये ऑपरेशन नहीं, वो तो ऑपरेशन करा लिया है अब तो, या जब भी प्रसव के बाद अगर जो ऑपरेशन कराना वो सबसे ज़्यादा सही होता है, क्योंकि उस समय वो जो टाँके वगैरह होते हैं वो खुले हुए होते हैं। रोध विधियाँ क्या होती हैं, रोध विधियाँ वो होती हैं जिसमें गर्भावस्था को रोकने के लिए शारीरिक रोधों का उपयोग किया जाता है। शरीर में कुछ भी रुकावट के लिए चीज़ डाल दी जाती है या गोलियाँ टैबलेट वगैरह खा ली जाती हैं, जो कि गर्भाशय में ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं, जो कि डायफ्राम में लगाया जाता है। सबसे सामान्य है कंडोम, जो पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये भी कंडोम जो करता है, वो कंडोम जो होते हैं जो पुरुष उपयोग करते हैं, ये भी एक गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है। ये शुक्राणु को महिलाओं के गर्भाशय में नहीं जाने देते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाने देते हैं, जो कि एक गर्भ निरोध के रूप में काम करता है। महिलाएं जो होती हैं निम्न प्रकार के गर्भ निरोधक का उपयोग करती हैं। उनमें सबसे पहले होते हैं बॉल्ट, फिर होते हैं डायफ्राम और होते हैं गर्भाशय ग्रीवा टोपी। गर्भाशय की ग्रीवा की टोपी मतलब गर्भाशय की ग्रीवा को क्या कर लो, पैक कर लो, उसको बंद कर लो। आमतौर पर रबर से बने होते हैं और सहवास से ठीक पहले महिला के गर्भाशय ग्रीवा में डाल दिए जाते हैं। ये 3 मेन उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक विकल्प जो शुक्राणु की गतिशीलता को दबाता है और ब्लास्टोसाइट के प्रत्यारोपण को रोकता है। ब्लास्टोसाइट का जब प्रत्यारोपण ही नहीं होगा, जब अंडाणु ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो गर्भ का ही निर्माण नहीं होगा। तो कौन है इसमें से, कौन होगा ऐसा गर्भ निरोधक विकल्प जो कि शुक्राणु की गतिशीलता को दबाता है? वो होता है कॉपर टी। कॉपर टी अभी अपन ने पढ़ा था, वहाँ पे इंट्रा यूटेनाई डिवाइस होती है। ये क्या करती है, महिलाओं के गर्भाशय में फिट होती है और ये जब लगा दी जाती है तो जैसे ही पुरुष का शुक्राणु इसके पास तक पहुँचता है तो ये कॉपर को सीक्रेट करने लगता है, जिससे कि क्या होता है, शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है और वो महिला की फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचते हैं। ये अंतःगर्भाशयी उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये डॉक्टर द्वारा महिला की योनि के माध्यम से गर्भाशय में डाला जाता है। ये गैर औषधीय होते हैं, कार्पर विमोचन हार्मोन भी हो सकते हैं, मतलब कार्पर को विमुक्त करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें एक होता है गैर औषधीय, जो गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं, जिन्हें लिप्स लूप कहते हैं। एक होता है कॉपर विमोचन कॉपर टी कहलाता है। मल्टीलोड 375 भी कॉपर विमोचन होता है, वो भी कॉपर को ही सीक्रेट करता है। अभी मैंने ऊपर मल्टीलोड को भी पढ़ाया था। एक होता है हार्मोन विमोचन, जो कि हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ये गर्भाशय को प्रतिकूल और अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, जैसे कि LNG-20 है। LNG-20 क्या कहलाता है, हार्मोन विमोचन। ये ऐसे हार्मोन को सीक्रेट करते हैं जो गर्भधारण को होने नहीं देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा गर्भ निरोधक विकल्प है जो शुक्राणु की गतिशीलता को दबाता है और ब्लास्टोसाइट के या बीज गुहा के प्रत्यारोपण को रोकता है, जहाँ पर बीज बनता है, तो वो है कॉपर टी। क्या करता है, ये कॉपर का विमोचन करता है, ये कॉपर को सीक्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन विमोचक आईयूडी होता है? आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब जो यूटेरस के अंदर जो डिवाइस फिट होती है। हार्मोन विमोचक, हार्मोन निर्मोचक मतलब जो कि हार्मोन को सीक्रेट करता है। अभी मैंने बताया कॉपर 7 तो क्या होगा, कॉपर विमोचक होगा। मल्टीलोड 375 भी कॉपर विमोचक होगा।
लिप्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो लिप्स होता है वो क्या करते हैं, गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं, गर्भाशय के अंदर जो उनके गुच्छों को बढ़ाते हैं, फागोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं गर्भाशय के अंदर। ये भी नहीं होगा। LNG-20 जो है वो हार्मोन निर्मोचक या हार्मोन निर्मोचक बोलते हैं, हार्मोन निर्मोचक है क्या, LNG-20। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा हार्मोन निर्मोचक IUCD होता है, तो कौन सा होता है, LNG-20 होता है। इसको लेवोनॉर्गेस्ट्रल, अगर इसका फुल फॉर्म देखें, फुल फॉर्म होता है लेवोनॉर्गेस्ट्रल होता है, जिसकी 20 माइक्रोग्राम मात्रा प्रतिदिन ली जाती है। LNG की मात्रा कितनी ली जाती है, 20 माइक्रोग्राम प्रतिदिन ली जाती है। यह एक अंतः गर्भाशय युक्ति है, निषेचन को रोकने के लिए उपयोग की जाती है और इसका 20 मिलीग्राम मात्रा का स्नावन कर गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती है तथा शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया को भी बढ़ाती है। ये जो आपने पढ़ा है ना, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस मतलब होता है शुक्राणुओं का भक्षण करना। अगर ये इसको लगा दें हार्मोन विमोचक को, तो ये शुक्राणु का क्या करती है, भक्षक कर देती है, क्या कर देती है, भक्षण कर देती है। तो इस प्रकार से ये हार्मोन विमोचक एक अंतः गर्भाशय युक्ति होती है और ये निषेचन को उपयोग करने के लिए, निषेचन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है, जो कि महिलाओं द्वारा उपयोग ली जाती है। इसकी कितनी मात्रा सेवन की होती है, लगभग 20 नेगोगेस्ट्रल मात्रा इसकी गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती है और ये शुक्राणुओं के का भी भक्षण कर लेती है। अगला है औषधि रहित, औषधि हित मतलब जिसमें औषधि होती है, ऐसी कौन सी इंट्रायूटेराइज डिवाइस है। कॉपर टी कापर का विमोचन करती है, कापर 7 भी कापर का विमोचन करती है, मल्टीलोड 375 भी कापर का विमोचन कर दी। एक लिपेस लूप अकेले है जो क्या करती है, ये शुक्राणुओं का भक्षण कर लेती है, शुक्राणुओं को पी जाती है, शुक्राणुओं को एब्जॉर्ब कर लेती है, शुक्राणुओं का भक्षण कर लेती है, शुक्राणु खा जाती है, जिसके कारण शुक्राणु क्या होते हैं, महिलाओं के अंदर फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, औषधि रहित IUD का उदाहरण क्या है, लिपेस लूप है। औषधि रहित IUD का उदाहरण क्या हो जाएगा, लिपेस लूप हो जाएगा। ये औषधिहित IUD का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वहाँ पर मैं चार्ट भेज रही हूँ, आंगनवाड़ी वाले चार्ट भेज रही हूँ, एडवांस लेवल के MCQ वहाँ पर करवा रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार के चार्ट। ये क्वेश्चन आपको हो गया ना, औषधिहित IUD कौन सी है, लिपेस लूप है, बाकी ये कॉपर विमोचन है। आप देख सकते हैं ये पूरा टीकाकरण का चार्ट वहाँ पे डला हुआ है। इसके अलावा इस प्रकार के चार्ट डले हुए हैं, इस प्रकार के चार्ट और डेली MCQ आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये पूरी 7 बुकलेट हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन पैकेज के साथ हमारा ये ऑफलाइन पैकेज भी लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये ऑफलाइन ये 7 बुकलेट आपके घर पे आएंगी, जिसका चार्ज 1599 है प्लस 100 रुपीज़ कोरियर है। तो अगर आप मंगाना चाहते हैं तो ये 7 बुक्स कॉम्बो आप मंगा सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन बहुत ही शानदार तैयारी करा रही हूँ। एग्ज़ाम कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल अपडेट रखना है और हम आपकी तैयारी अपडेट ही करवा रहे हैं। धीरे धीरे आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है। जो अभी तक ग्रुप में टॉपिक होता गया होगा उनको भी हम दोबारा से रिवीजन करवाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो उलवेधन तकनीक का अनुमेय उपयोग किसके लिए। उलवेधन तकनीक को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है उलवेधन तकनीक को। ये क्या होती है, जो एक बच्चा जो होता है, ये जो बच्चा है सपोज़ करो एक पन्नी में है और उसके ये बच्चा यहाँ पे ये तैर रहा है और ये जो चारों तरफ ये जो द्रव है, इस द्रव को हम क्या बोलते हैं, इसको एमनियोटिक द्रव कहते हैं। अब आप लोग मुझे एक कमेंट करके आंसर बताएंगे कि जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है, प्रसव के समय तक, जब 9 महीने हो जाता है, उस समय तक एमनियोटिक अम्ल की मात्रा, एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी होती है।
एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी हो जाती है जब बच्चा होने वाला होता है, जब गर्भ में बच्चे को 9 महीने हो जाते हैं, उस 9 महीने में मतलब अंतिम जो 40वां हफ्ता रहता है उसमें एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सारे लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो इसको जिसको अच्छी लगे वो एक लाइक भी कीजिएगा। लाइक सभी लोग ज़रूर कर दीजिए, जस्ट अभी लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उल्बोधन तकनीक को क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी आनुवंशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए, बिल्कुल इसीलिए ही करते हैं। अजन्मे भ्रूण के लिंग का पता लगाने नहीं, ये तो सख्त मना किया गया है कि भ्रूण का लिंग पता नहीं कर सकते। कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी नहीं कर सकते। सरोगेट माँ के गर्भ में गर्भाशय में भ्रूण के स्थानांतरण के लिए भी नहीं। क्या होता है? ये एमनियोटिक द्रव जो बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा एक सिरिंज द्वारा निकाल ली जाती है और फिर उस द्रव से पता किया जाता है क्या बच्चा पूरा पोषण युक्त हुआ है, उसको कोई आनुवंशिक स्थिति खराब तो नहीं, उसे कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है। तो इसके लिए ये उल्बेधन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तरल पदार्थ में भ्रूण जैसी त्वचा, यकृत और प्लेसेंटा की कुछ कोशिकाएं मौजूद होती हैं जो कि ये पता लगाने में मदद करती हैं। इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कहीं बच्चे को डाउन सिंड्रोम जैसी आनुवंशिक विसंगतियाँ तो नहीं है, कहीं उसको उपापचयी कोई समस्या तो नहीं है, कहीं भ्रूण लिंग का निर्धारण भी कर सकते हैं। लेकिन अजन्मे भ्रूण का लिंग का निर्धारण करना एक जो है एक मतलब आरोप माना गया, एक पाप माना गया है, एक गैर कानूनी चीज़ मानी गई है। तो इसलिए इसके लिए उपयोग नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इसका उपयोग अभी वर्तमान में किस लिए किया जाता है? आनुवंशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए किया जाता है। और सरोगेट माँ के गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण करने के लिए जिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। काय का किया जाता है? जिफ्ट का, जो जाइगोट इंट्राफीटल होता है, जाइगोट से किया जाता है। ये क्या होता है? उल्बोधन तकनीक क्या होती है? एमनियोसेंटेसिस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। भ्रूण की असमानता का परीक्षण करने इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उल्ब परीक्षण भ्रूण लिंग निर्धारण परीक्षण किस पर आधारित है? कोशिका की संरचना पर, भ्रूण की गति पर, एसटीडी पर या क्रोमोसोमल पैटर्न पर? उल्ब परीक्षण मतलब मैंने क्या बताया था अभी, ये एमनियोसेंटेसिस है। एमनियोसेंटेसिस जिसमें एमनियोटिक द्रव की मात्रा ली जाती है और फिर उससे भ्रूण का पता लगाया जा सकता है। तो एमनियो सिंड्रोम से हम क्या करते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब आनुवंशिक विकार का पता लगाया जाता है, मतलब क्रोमोसोमल पैटर्न, इसका पता लगाया जाता है। सबसे पहले देखें डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जनरली महिलाओं को कितने, पुरुष को कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। चाहे पुरुष हो चाहे फीमेल हो, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र एक पाए जाते हैं। XY पुरुष में पाया जाता है और XX किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। तो 46 से यदि गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47, तो भी जो क्रोमोसोमल विकार होता है, और 46 से गुणसूत्र की संख्या यदि 45 हो जाती है तो भी क्रोमोसोमल विकार हो जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्रोमोसोमल जो होता है वो अतिरिक्त हो जाता है। 21वें जो गुणसूत्र होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है डाउन सिंड्रोम में। इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोमल विकार होता है। इसमें 21वें जो गुणसूत्र होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। मतलब क्या होता है? ये इस तरह से हो जाता है, 21वीं गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है। इसमें से महिलाओं में से इन एक गुणसूत्र गायब हो जाता है, जिससे महिलाओं का छोटा कद हो जाता है, वो बांझ हो जाती है। इसमें महिलाओं में होने वाली गतिविधि जो होती है वो नहीं हो पाती है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 47 गुणसूत्रों में, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 होते हैं। ये भी आनुवंशिक स्थिति होती है। उसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाता है, जिसके कारण पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं जैसी हरकतें करने लगते हैं, उनके स्तन बड़े हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं। ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, कारावास, चरित्र शोध और किशोरबंदी संस्थान किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान में 3 सूचियां बांटी हैं, एक बांटी है राज्य, एक बांटी है केंद्र,
और एक बाटी है समवर्ती। राज्य के विषय राज्य सूची में होते हैं, केंद्र के विषय केंद्र सूची में होते हैं और समवर्ती में दोनों के विषय होते हैं। जो कारावास होता है वो राज्य का विषय है। चरित्र शोध गृह मतलब जहाँ पर बच्चे के चरित्र को सुधारा जाता है। किशोरबंदी संस्थान ये सारा का सारा राज्य सूची में आता है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत ये प्रश्न आ सकता है, ये जो मैंने आज अपने ग्रुप में भी ये क्वेश्चन करवाया था। अगला है किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड का गठन धारा 3 में किया गया है। किस में किया है? किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस में किया है? धारा 3 में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और धारा 10 में बताया गया है कि बालक की जब प्रस्तुति करेंगे, बालक को जब प्रस्तुत करेंगे तो बोर्ड क्या काम करेगा, बोर्ड क्या काम करेगा बालक की प्रस्तुति के बाद। धारा 3 में किशोर न्याय बोर्ड का गठन है। धारा 4 में उसकी संरचना है और धारा 5 में उसका कार्यकाल है। धारा 6 में उसकी बैठकें हैं। ये बोर्ड के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में बोर्ड के बारे में, किशोर न्याय बोर्ड के बारे में ही सारी बातें की गई हैं। बोर्ड का गठन बाल दुर्व्यवहार से संबंधित मुद्दों को 4 महीने की समय अवधि के भीतर हल करने किया गया है। बोर्ड का गठन क्यों किया जाता है? बाल दुर्व्यवहार से संबंधित मुद्दों को 4 महीने के अंदर अंदर हल करने के लिए किया जाता है। कौन सा किशोर अपराध का एक प्रकार है? स्थिति अपराध, सिविल अपराध या अपराध। देखो, स्थिति अपराध हुआ और सिविल अपराध हुआ, ये दोनों ही क्या होते हैं, जो किशोर अपराध में आते हैं। किसी भी स्थिति में कोई अपराध हो गया या सामान्य जो अपराध हो गया वो सिविल अपराध में आते हैं। स्थिति और सिविल अपराध जो होते हैं वो किशोर अपराध का एक प्रकार होता है। अगला है ORS में सोडियम की मात्रा कितनी होती है? ORS में सोडियम की मात्रा 2.6 ग्राम होती है। ORS क्या होता है? देखो, ORS किस लिए दिया जाता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोला जाता है इसको। और ये क्यों दिया जाता है? तो ORS इसलिए दिया जाता है जब लूज मोशन हो जाते हैं तब ORS का घोल दिया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसको बोला जाते हैं। इसमें जो सोडियम होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? ORS में सोडियम ORS का जो घोल होता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? पानी होता है, नमक होता है, शक्कर होता है और ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम करता है। इसमें नमक एक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में और चीनी एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में काम करता है। इसको घोलकर पिया जाता है और ये हमारे शरीर में पानी और लवणों की कमी का बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इसलिए ORS सॉल्यूशन दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, मतलब दोबारा से शरीर को हाइड्रेट करना, इसलिए इसको रिहाइड्रेट बोला जाता है। इसमें सोडियम की मात्रा कितनी लीती है? 2.6 ग्राम सोडियम की मात्रा ली जाती है। यह शरीर को पुनर्जलीकृत करता है, मतलब शरीर में जल जो निकल जाता है उसको पुनः जलीकरण करता है। और ये एक WHO द्वारा बनाया गया एक फार्मूला होता है। ये मार्केट में भी मिलता है और आप इसको खुद भी बना सकते हैं। सोडियम की मात्रा कितनी होती है? 2.6 ग्राम इसमें सोडियम की मात्रा होती है। प्रसव पूर्व तीसरे चरण की अवस्था क्या होती है? देखो, प्रसव जो होता है 4 चरणों में होता है। कहीं कहीं पे आपने 3 पढ़ा है, लेकिन चौथी अवस्था जो होती है वो उसकी रिकवरी की अवस्था होती है। रिकवरी की अवस्था मतलब पूरा का पूरा जो गर्भाशय होता है वो पूर्णतः रिकवरी की स्थिति में आ जाता है, उसको हम प्रसव अवस्था कहते हैं। उसकी प्रसव की चौथी अवस्था बोलते हैं। प्रसव की पहली जो अवस्था होती है वो लगभग 12 घंटे की जो अवस्था होती है वो प्रसव की पहली अवस्था होती है। इसमें जो ग्रीवा होती है वो 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है प्रसव के पहले चरण में। मतलब पहले चरण में गर्भाशय की ग्रीवा का फैलाव होता है। गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो फैलती है। गर्भाशय की ग्रीवा जब फैल जाती है और इसकी ग्रीवा को कितने सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए? 10 सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए। 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है तो बच्चा जो होता है वो निकलने के लिए अंदर निकलना उसका आरंभ हो जाता है। और जो पहली अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो लीटेट फेज़ होती है और एक एक्टिव फेज़ होती है। लीटेट को हम निष्क्रिय बोलते हैं, एक्टिव को सक्रिय बोलते हैं। और दूसरा जो चरण होता है, दूसरे ही चरण में बच्चे का जन्म होता है और दूसरा चरण 20 मिनट से 2 घंटे तक होता है। 20 मिनट से 2 घंटे तक होता है, इसमें बच्चा का जन्म होता है। और जो
यूटोसिया होता है ये सामान्य प्रसव होता है। सामान्य प्रसव मतलब बिना सीज़र के, बिना सीजरियन मतलब बिना ऑपरेशन के जो डिलीवरी होती है। तीसरा जो चरण होता है लगभग ये 5 से 30 मिनट के बीच होता है। एवरेज टाइम इसका माने तो 15 मिनट इसका समय होता है। और तीसरे जो चरण में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। चौथा चरण 2 से 3 घंटों के बाद होता है, जिसमें पूरी रिकवरी होती है। गर्भाशय इधर उधर से सिकुड़ा हुआ बचा होता है, तो वो जो भी गर्भाशय के अंदर जो भी बचा हुआ रहता है वो सब बाहर धकेल देता है और मांसपेशियाँ की जो स्थिति होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रसव क्या होता है? प्रसव वो होता है जब बच्चा प्लेसेंटा एवं झिल्लियों के सहित योनि मार्ग से बाहर आता है, उसको ही हम प्रसव कहते हैं। इसकी टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। सामान्य प्रसव को यूटोसिया या एपिसियोटोमी बोलते हैं और असामान्य प्रसव को डिस्टोसिया बोलते हैं, याद रखिएगा। सामान्य प्रसव में बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है और असामान्य प्रसव में उसके पैर नीचे की तरफ होते हैं, सिर ऊपर, जिसको बच्चा बोलते हैं उल्टा जन्म लिया है। सामान्य अगर होता है तो सर बच्चे का पहले आता है, मतलब धड़ पहले आता है और पैर उसके बाद में आते हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। और प्रसव को पार्ट्यूरेशन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ICMR हुआ, आंगनवाड़ी चार्ट हुए, इनके लिए हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।